आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 105, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा, जो आपकी बुक रहेगी BHDC 105 छाया वादोत्तर हिंदी कविता। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग इसमें पहला खंड देखने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, पहला चैप्टर जो आपका है प्रगतिवाद, स्वरूप और विकास। दूसरा चैप्टर जो आपका रहेगा प्रयोगवाद और नई कविता। तीसरा चैप्टर आपका रहेगा समकालीन कविता और स्वरूप। चौथा चैप्टर हम लोग जो देखेंगे वो केदारनाथ अग्रवाल का। पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन का। और छठा चैप्टर जो हमारा रहेगा वो बहुत ही फेमस कवि रामधारी सिंह दिनकर का रहेगा। ठीक है, यानी ब्लॉक 1 में ये आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। तो चलिएगा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा क्या है, प्रगतिवाद, स्वरूप और विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रगतिवाद का अर्थ क्या है, या प्रगतिवाद जो शब्द है ये कहां से आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और प्रगतिवाद की अंतर वस्तु क्या है, ठीक है, इसकी जो अंतर वस्तु रहेगी, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग देखेंगे। हाँ जरूर है, आपको प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं ये आपको पता होने जरूरी हैं। लेकिन एक बताऊं, आपको जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि पढ़ने ना भाई, इसमें हम लोग कई सारे कवियों को पढ़ेंगे, वो सारे प्रगतिवाद के ही कवि हैं। तो अलग से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर जैसे मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों को बताओ, तो इसमें जिन लोगों को हमने पढ़ा है उन्हीं के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, हो जाएगा। तो खास तौर से इसमें जैसे प्रगतिवाद क्या है उसका अर्थ बताओ, उस शब्द का मतलब क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक रूप से प्रगतिवाद क्या है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब होता है भाई, प्रगतिवाद जो है उस समय जो कविता कहानी जो भी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, वो समय कैसा था जब प्रगतिवाद चल रहा था। देखो, आप देखिएगा, इसके हम परिस्थिति देखते हैं। प्रगतिवाद का उदय सन 1930 के बाद हुआ। कब हुआ जी? प्रगतिवाद की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? 1930 के बाद। ठीक है, 1930 के बाद क्या शुरू हुआ? प्रगतिवाद। सन 1930 के बाद विश्व में प्रथम महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति जैसी घटनाएं घट चुकी थी। अगर आप देखेंगे 1930 के बाद कह सकते हो भाई प्रगतिवाद को कहा जाता है, और उस समय कह सकते हो कि भाई मेरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध और रूस की जो क्रांति, रूसी क्रांति हो चुकी थी। रूस में जारशाही के खिलाफ सफल क्रांति का प्रभाव धीरे धीरे विश्व में सभी जगह पड़ने। अगर आप देखेंगे, रूस में एक तानाशाह जिसका जार है, उसी जारशाही के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो रूस में एक प्रभावशाली क्रांति हुई, जिसका कह सकते हो कि उसका प्रभाव धीरे धीरे दुनिया में रहा। भारत में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ा था। अगर आप देखो 1930 के आसपास भारत में जो आजादी का आंदोलन है वह जोर पकड़ा। इसे तो हम प्रगति मतलब प्रोग्रेस होना, आप समझे, प्रगतिवाद। जहां भारत में कह सकते हो भाई, अगर आप प्रगतिवाद के समय कैसा समय है कि भारत में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, और 1930 तक राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में वामपंथी दल कायम हो चुका था। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में वामपंथ आ चुका था। किसान मजदूर आंदोलन एकजुट होकर के शक्तिशाली हो रहे थे। अगर आप देखें प्रगतिवाद के समय में, भैया जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ये लोग एकजुट होकर के क्या हो रहे थे जी, शक्तिशाली हो रहे थे। साहित्य में प्रेमचंद के गोबन 1930 में यह उम्मीद बांध रहे थे कि 10-5 बरस बाद समाज में, राजनीति में किसानों और मजदूरों की जगह महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो 1930 में प्रेमचंद का एक बड़ा फेमस उपन्यास आता है गबन, और गबन उपन्यास से ही पता चलता है, उम्मीद जताई जाती है कि भैया अगले 5-10 सालों में कह सकते हो किसान और जो मजदूर हैं यह इनकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण जगह बन जाएगी। यानी जब प्रगतिवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रगतिवाद के समय कह सकते परिस्थिति में जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, लगान बंदी आंदोलन, किसान सभा की स्थापना की दिशा में प्रयत्न हुए। ये घटनाएं भारतीय समाज में हो रहे सक्रिय बदलाव को सूचित। प्रगतिवाद का मतलब होता कि जब भारतीय समाज में बड़े लेवल पर बदलाव आ रहे थे, किसान में बदलाव आया, मजदूरों में बदलाव आया, क्रांतिकारियों में बदलाव आया, भारतीय राजनीति में बदलाव, यानी जब दुनिया बदल रही थी उसमें बदलाव और परिवर्तन
हो रहे थे। इस चीजों को हम कह सकते भाई प्रगतिवाद कह सकते हैं। इसके बाद ही इसके बाद विश्व और भारत में घटने वाली प्रमुख घटनाएं जैसे इसके बाद अगर आज प्रगतिवाद में क्या हुआ भैया कि जैसे द्वितीय विश्व हो गया, युद्ध हो गया, बंगाल में अकाल पड़ा, नौसेना विद्रोह हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए, कांग्रेस के हाथों शासन सत्ता का आना के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं। इन घटनाओं ने कमोबेश हमारी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति को भी प्रभावित किया। मध्यम निम्न वर्ग की जो निम्न मध्यम वर्ग की स्थिति पहले से अधिक खराब हुई और किसान मजदूरों में भयंकर असंतोष फैला। अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे प्रगतिवाद में देखोगे तो काफी बदलाव का दौर है। 1930 के बाद कह सकते हो कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रहीं, जो साहित्य लिखा गया, उसको हम कह सकते हैं प्रगतिवाद कहा जा सकता है। क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत में काफी बड़े बदलाव हमको देखने को मिलते हैं, जैसे किसानों मजदूरों में बदलाव आ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो भारत में एक प्रकार से हर एक चीज बदल रही थी। किसान मजदूरों का आंदोलन उग्र हो रहा था, तेज हो रहा था। प्रेमचंद में साहित्य में देखा तो प्रेमचंद का उपन्यास गबन आ गया था। ये सारी चीजें कह सकते हैं कि आप देखेंगे तो प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि में ये सारी घटनाएं जो हैं वह घट रही थी। अगर आप देखेंगे भारत में इस समय कह सकते हैं कि हर एक वर्ग में चेतना और संघर्ष की भावना पैदा हो रही। कब? अगर आप कह सकते भाई कि ये जो प्रगतिवाद के समय हर एक वर्ग में चेतना, यानी चेतना मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन और संघर्ष की भावना हर एक वर्ग में, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उनमें किसकी भावना पैदा हो रही थी? संघर्ष की भावना। किसकी भावना जी? संघर्ष की भावना। यह भावना प्रगतिवाद का यथार्थ दृष्टि प्रेरक तत्व बनी और साहित्य में प्रगतिवाद का विकास का आधार बने। यानी हर एक व्यक्ति में चेतना की जागृति भैया की अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है और संघर्ष करना, संघर्ष से आजादी मिलेगी। इसी प्रकार की भावनाओं ने कह सकते हैं प्रगतिवाद के लिए विकास का मार्ग तैयार किया, कह सकते हैं। यानी बदलाव का जो दौर है, विकास का जो दौर है, जो चेतना का दौर है, जो संघर्ष का दौर है, उस दौर को हम कह सकते हैं प्रगतिवाद कहा जा रहा है। देखिएगा प्रगतिवाद में साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही देखिएगा। प्रगतिवाद जब शुरू हुआ उस समय साहित्य में छायावाद एक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में अपने विकास के बाद उतार पर था। यानी जब प्रगतिवाद आया तो उस समय आप लोग कह सकते हैं भाई मेरे जो छायावाद है, क्या जो छायावाद है वो लगभग उतर रहा था या जा रहा। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया है, ठीक है। यह तो आप जानते हैं कि कोई भी साहित्यिक आंदोलन या साहित्यिक प्रवृत्ति एकाएक प्रकट नहीं होती। करें भाई देखो, अगर आप देखेंगे कि जैसे मान लो भाई छायावाद चल रहा था, ठीक है, तो छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद आया वो अचानक नहीं आया और साहित्य में कोई भी बदलाव अचानक से नहीं होते हैं। उसके पीछे आप लोग कह सकते हैं कि कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। क्या? कि साहित्य में अगर कोई भी बदलाव आता है तो वह बदलाव अचानक से नहीं आता है, अचानक से प्रकट नहीं होता है। उसके पीछे कई सारी कारण जिम्मेदार होते हैं। उसके लक्षण पहले से ही साहित्य में प्रकट होने लगते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि भाई छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया तो अचानक से प्रगतिवाद नहीं आया, बल्कि प्रगतिवाद जो था वो पहले से प्रकट हो रहा था। इसी प्रकार प्रगतिवाद से पहले छायावाद के सामाजिक यथार्थ की चेतना प्रत्यक्ष रूप से अव्यक्त होने लगी थी। कवि कविता के मन के गुफा से बाहर निकल करके अपना यथार्थ परक सामाजिक दायित्व महसूस कर रहे थे। अगर आप देखेंगे कि भाई मेरे छायावाद के बाद जब प्रगतिवाद आ रहा था उस समय कह सकते हैं कि साहित्य में जो कवि थे वो अपने मन से बाहर निकल करके जो समाज की सच्चाई है कवियों ने लिखना। प्रगतिवाद में कह सकते हैं कि जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो अपने मन की बातें बना के नहीं, जो समाज की सच्चाई थी, जो जीवन की सच्चाई थी और जो हमारे भारत की सच्चाई थी, उस यानी कवि जो थे वो यथार्थ यानी रियलिटी यानी भैया वो अपने उत्तरदायित्व को महसूस कर रहे थे। जब प्रगतिवाद में 1921 में निराला की कविता लिखी जब कीड़ी मरे पड़ी दिल दहल उठा। 1929 में परिमल की भूमिका में निराला ने कविता की मुक्ति बोध को मनुष्य के मुक्ति के प्रश्न से जोड़ा। छायावाद धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था। यानी अगर आप देखें 1921 में निराला जी की जो कविता है जब कड़ी मरे पड़ी दिल हिल उठा,
और 1929 में परिमल जो कविता है निराला की, इन सारी कविताओं से हम लोगों को लग रहा था कि धीरे धीरे जो छायावाद है वो आ रहा है। यह सही है कि छायावादी काव्य ने यदि एक और द्विवेदी युगीन अभिगत्यात्मकता का विरोध के संकेतिक था, कल्पना भाषा और धरातल के काव्य में गरिमा प्रदान कर रहा था। यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि भाई मेरे जो अगर आप जो छायावाद है, अगर आप देखेंगे जो प्रगतिवाद है, वो छायावाद को हटा रहा था और धीरे धीरे कह सकते हैं प्रगतिवाद आ रहा था। प्रकृति और प्रेयसी नारी तथा व्यक्ति के भीतरी संसार को उसके अस्तित्व प्रश्न के काव्य का विषय बनाया, किंतु व्यक्ति के सामाजिक यथार्थ को साहित्य का विषय नहीं बना सका। यानी आप देखोगे तो जो छायावाद था उसमें व्यक्ति का जो अस्तित्व है, यानी छायावाद में यथार्थ नहीं, भाई सच्चाई नहीं लिखी गई, लेकिन जो प्रगतिवाद है अगर आप देखेंगे तो वहां पर रियलिटी जो है, जो सच्चाई है उसको लिखा जा रहा था। पंत यानी अगर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी स्वीकार किया था कि छायावाद युग में वाणी देने की शक्ति नहीं रहेगी, युगवाणी के पीछे नए यथार्थ की चेतना स्पष्ट है। निराला ने आगे चल करके कुकुर मुत्ता और नए पत्ते में प्रगतिवाद के काव्य की दृष्टि को मजबूत आधार प्रदान किया। अतः कविता की अंतर वस्तु रचना विधान में परिवर्तन करके व्यक्ति सीमित और रहस्यमय रूमानी व्यक्ति का त्याग करके छायावादी कवियों ने प्रगतिवाद का रास्ता तय। यानी जो छायावाद के कवि हैं उन्होंने ही कह सकते भैया प्रगतिवाद का रास्ता तैयार किया। यानी छायावाद के कवियों में जो बदलाव आ रहा था वो बदलाव ही कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का क्या कारण बना। यानी छायावाद के जो कवि थे उन कवियों में धीरे धीरे आप लोग कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है, जो बदलाव है वह हमको दिखाई दे रहे थे। वो चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, या महादेवी वर्मा हो, इनमें जो बदलाव या परिवर्तन हो रहे थे उनके बदलाव और परिवर्तनों से हम लोग कह सकते हैं कि साफ और स्पष्ट, क्या बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिख रहा था। ठीक है कि अब ये सारी चीजें आपका होने वाली हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग और अर्थ। यानी प्रगतिवाद जो शब्द है, ठीक है, उसका प्रयोग और उसका अर्थ। यानी प्रगतिवाद जो शब्द है ये क्या है और प्रगतिवाद का मतलब क्या है। अब हम इन दोनों चीजों को देखें। कुछ लोग प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में विरोध करते हैं। यानी कई सारे लोग ऐसे हैं कि भाई मेरे जो प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में विरोध करते हैं, इनका मानना है कि प्रगतिशील शब्द अधिक व्यापक है। यानी कुछ लोग कहते हैं भाई जो प्रगतिशील है वो ज्यादा अधिक व्यापक है, इसमें मानव के व्यापक सरोकार जुड़ते हैं और प्रगतिवाद शब्द केवल साहित्य का बोध करता है। यानी कई सारे लोग कहते हैं भाई जो प्रगतिशील शब्द है ये बड़ा शब्द है और मानव के व्यापक सरोकार की बात करता है, जो प्रगतिवाद है वो सिर्फ साहित्य का बोध कराता है, ये कहा जाता है। ठीक है, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के या उसके आधार पर लिखा गया। वस्तुतः प्रगतिवाद या प्रगतिशील शब्द को झकझोर कर बुद्धि विलास है। आज प्रगतिवाद शब्द से अभिप्राय उस साहित्यिक प्रवृत्ति से है जिसमें एक प्रकार की इतिहास चेतना, सामाजिक यथार्थ, वर्ग चेतना, विचारधारा, प्रतिबद्धता, गहरी समझ, ये सारी चीजें। प्रगतिवाद का मतलब क्या होता है भाई? प्रगतिवाद का मतलब है कि जिस साहित्य में इतिहास की चेतना है, यानी ऐसा साहित्य जो इतिहास की चेतना को जानता हो, यानी इतिहास को जगाता हो, समाज की सच्चाई लिखता हो। प्रगतिवाद में क्या भाई? यानी यथार्थ लिखा गया, झूठ नहीं लिखा गया प्रगतिवाद में। यही तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई। छायावाद में कभी अपने मन के अनुसार लिख रहा था, ठीक है, कभी कहता है, कभी सोचता है, इस प्रकार से। लेकिन प्रगतिवाद में आप लोग कह सकते हैं कि प्रगतिवाद में यथार्थ लिखा जाता। भाई समाज की जो सच्चाई है, किसानों की सच्चाई, मजदूरों की सच्चाई। अरे प्रेमचंद दुनिया भर के लोगों ने जो चीजें लिखी हो, क्या सच लिखा भाई जो था किसानों के साथ ना। वर्ग चेतना यानी समाज को जगाने के लिए, और गहरी जीवन शक्ति थी, परिवर्तन के लिए सजग थे। यानी प्रगतिवाद में अगर आप देखेंगे तो भाई समाज की चेतना को, इतिहास की जागृति को, प्रतिबद्धता को लोगों को जगाने के लिए इस प्रकार की जो कविताएं हैं ज्यादातर लिखी गई। ठीक है, रूप के स्तर पर प्रगतिवाद सीधा, सहज, तेज, प्रखर, कभी व्यंग्यात्मक, पूर्ण, आक्रामक काव्य शैली का वाचक है। यानी अगर आप देखेंगे जो प्रगतिवाद है उसमें कई बार सीधी सीधी बात कही जाती है,
कभी बड़ी तेज और प्रखर बातें बोली जाती हैं, और कभी कभी प्रगतिवाद में कह सकते हो कि व्यंग्यात्मक रूप से भी लिखा जाता है। क्या व्यंग्यात्मक रूप से, क्या प्रगतिवाद को हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, लिखते हैं व्यंग के रूप में। ठीक है, किसको लिखा जाता है, प्रगतिवाद को। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रगतिवाद को हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, कभी कभी हम इसको व्यंग्य के रूप में, इन सारी चीजों के रूप में क्या है, इनको लिखा जाता है। वैसे प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी के ग्रेसिव लिटरेचर का अनुवाद है। जो प्रगतिशील साहित्य है वो अंग्रेजी में ग्रेसिव, ग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग 1935 के आसपास हुआ, जब पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था का पहला अधिवेशन हुआ। हिंदुस्तान में इसके बाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। यानी भारत में प्रगतिशील संघ की स्थापना 1936 में हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद्र थे। कौन थे जी, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, प्रेमचंद्र है। और इसको बोला गया है क्योंकि बाहर जो है यानी विदेश में, वहां पर अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव लिटरेचर एसोसिएशन बन चुका था। उसके बाद 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ बना। ठीक है, प्रगतिवाद की सीमा और व्यक्ति क्या, देखिएगा, प्रगतिवाद का विरोध करने वाले ही उसकी सीमा यह बताते हैं कि वह मार्क्सवाद का साहित्य रूपांतरण मात्र है। यानी भाई जो लोग प्रगतिवाद का विरोध करते हैं, कहते हैं भैया ये मार्क्सवादी विचारधारा है, क्योंकि प्रगतिवाद में अगर आप देखें किसानों और मजदूरों के लेकर के खूब सारा लिखा गया है। यानी समाज में किसान मजदूर इनकी समस्याओं को कह सकते हो इस समय खूब दिखाया जा रहा है। और जो लोग भाई मेरे प्रगतिवाद का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे प्रगतिवाद सिर्फ क्या मार्क्सवाद का साहित्य रूपांतर है। मार्क्सवाद को जब कविताओं और कहानियों और गीतों में लिख दिया गया। पर यह सब जानते हैं कि यदि प्रगतिवाद मात्र नाम मात्र से परिचय काव्य प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे बड़े कवि हैं, तो उनका काम केवल मार्क्सवाद के सिद्धांत विवेक के जरिए नहीं चल सकता। भाई जो लोग कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है ये तो मार्क्सवादी विचारधारा है और मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है, लेकिन भाई एक आप सबको पता होगा कि प्रगतिवाद में बहुत बड़े बड़े कवि हैं। प्रगतिवाद में नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शमशेर बहादुर हैं, गजानन माधव हैं, मुक्तिबोध है, त्रिलोचन, इतने बड़े बड़े कवि हैं। और इनका विवेक, इनकी बुद्धि सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है। मार्क्स में उनकी आस्था जहां व्यापक जीवन के ज्ञान और गहराई और जीवन आसक्ति में सहायक हुई है, वहीं प्रगतिवाद का सामर्थ्य काव्य प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुआ है करने के लिए, यथार्थ के नए रूपों को समझने के लिए नई रूपी काव्य शैली का विकास करती है। यानी कह सकते हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि भैया कि मार्क्सवाद का ही एक रूप कह सकते हो प्रगतिवाद है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रगतिवाद में बड़े बड़े कवि हैं। हाँ, जरूर कह सकते हैं कि मार्क्सवाद ने इनके जीवन का मार्गदर्शन किया और मार्क्सवाद से प्रेरित इन्होंने कविताएं लिखी। ये ऐसा लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि भाई जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रेरित है? ऐसा इसलिए कहा जाता है जी क्योंकि प्रगतिवाद में किसानों मजदूरों की ज्यादातर लिखा है, क्योंकि उस समय जो समाज की सच्चाई थी उसको लिखा जाता था। और आपको पता है 1930 के आसपास हमारा देश गुलाम था, और उस समय आप लोग कह सकते हैं भैया इस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो थे शोषण दमन करते थे। उस समय की जो कविताएं कहानियां हैं जो कुछ लिखी जा रही थी वो इस प्रकार से ही लिखी जा रही थी। भाई समाज की सच्चाई को लोग लिख रहे थे, इसलिए यह आरोप लगा रहे थे लोग। वैसे एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद को इतिहास के मोटे तौर पर 1936 में शुरू होने के बाद लगभग 20 वर्षों के इतिहास में, किंतु साहित्य में स्वतः सामाजिकता, व्यापक भावानुभूति और उच्च विचारों के निरंतर विकास का इतिहास है। अगर आप देखें भारत में देखोगे तो भैया जो मोटे तौर पर प्रगतिवाद है वह 1936 के बाद शुरू हुआ है, जो कि लगभग 20 वर्षों तक जारी रहा। यानी क्या है, प्रगतिवाद भारत में 1936 के बाद कह सकते हैं शुरू हुआ है। ठीक है, जो लगभग कितने 20 सालों तक प्रगतिवाद चला है। प्रगतिवाद में सामाजिक व्यापक उच्च विचार का विकास हुआ है, जो न केवल राजनीतिक जागरण से आरंभ होकर के जीवन की व्यापक समस्याओं को, यानी प्रगतिवाद में केवल राजनीति को ही नहीं बल्कि जीवन की जो समस्याएं हैं उनको दिखाया गया है।
आदर्श से शुरू होकर के इस सच्चाई आदर्श की बातें करता प्रगतिवाद, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उस सच्चाई से आरंभ होकर के और समाज की सच्चाई की ओर अग्रसर होता है। यानी जो प्रगतिवाद है वो भाई कह सकते हैं आदर्शवाद से शुरू तो होता है, आदर्शों को बताता है ऐसा होना चाहिए वैसा, लेकिन कह सकते हो कि सामाजिक जो सच्चाई है उस सामाजिक सच्चाई को अगर आप देखेंगे कि जब साहित्य में लिखा गया तो कह सकते हैं प्रगतिवाद ही रहा। प्रगतिवाद में कह सकते किसानों, मजदूरों, इनकी जो सच्चाई रियलिटी जो लिख कर दी, यानी जो प्रगतिवाद है वो सामाजिक यथार्थ को बताता है। भाई समाज की जो सच्चाई है, समाज की जो रियलिटी है उसको बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा जिसे हम लोगों को देखना है, एक मिनट का अगला जो पॉइंट है क्या है 1.4, अगर आप लोग देखें क्या, प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु। तो देखिएगा प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु में ऐतिहासिक चेतना अर्थात अपने समय और अपने युग की समझ और सामाजिक यथार्थ और वर्ग चेतना प्रधान दृष्टिकोण कहा जा सकता है। यानी अगर आप देखें भाई मेरे प्रगतिवाद के समय जो ऐतिहासिक था, यानी ऐतिहासिक यानी समाज को जगाने को लेकर के, और उस समय की कह सकते जो समाज की जो सच्चाई है, समाज की जो सच्चाई है उसको दिखाने की बात की गई। प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु का मतलब प्रगतिवाद जब था उस समय किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, उसकी अंतर्वस्तु क्या है, यानी प्रगतिवाद के अंतर में क्या है, इंटरनली क्या, यानी उसके उसमें किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया या किस प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति रही, तो इसे बोलेंगे प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु। तो देखिएगा प्रगतिवाद में पहला क्या भैया, साहित्यिक चेतना है। प्रगतिवाद काव्य की अंतर्वस्तु में साहित्यिक चेतना है, यानी ऐतिहासिक चेतना, यानी इतिहास को लेकर के सजगता है, यानी हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को जगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ऐतिहासिक चेतना, प्रगतिवाद की जो पहली अंतर्वस्तु क्या है, ऐतिहासिक चेतना है। प्रगतिवाद के कवियों ने कालातीत यानी कालातीत होने की छूट नहीं देता, यानी प्रगतिवाद के जो कवि हैं बीती हुई जो कहानियां हैं, बीता हुआ जो समय उसको छोड़ते नहीं है, बल्कि वह अपने समय का विवेक और अपने समय की राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता का बोध यथार्थ चेतना से करते हैं। यानी प्रगतिवाद के कवियों ने अपने समय की राजनीति, सामाजिक वास्तविकता, इन चीजों को कह सकते उन्होंने अपनी कविताओं में और अपने कह सकते साहित्य में इसको लिखने का प्रयास किया है। यानी ऐतिहासिक इतिहास के प्रति इसमें सजगता है, चेतना हमको दिखाई देती है। यानी इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को आप लोग कह सकते कि किसमें देखने को मिलता है हम लोगों को, इस प्रगतिवाद में। ठीक है, प्रगतिवाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें सत्ता द्वारा किए जा रहे बर्बन दमन का चित्रण है। भाई प्रगतिवाद में कैसी कविता है कि भाई जो अंग्रेज हमारे देश के लोगों का दमन करते थे, शोषण करते थे, इस प्रकार के विद्रोह की भावना कह सकते हो कि प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु में हम लोग देखते हैं। यदि निश्चित ऐतिहासिक समय का संकेत कराता तो विद्रोह भाव भी एक समय विशेष नहीं कह सकते कि भारत में जो शोषण दमन होता था उसके खिलाफ हमारे देश के लोगों में विद्रोह भी था। तो ये हमारी ऐतिहासिक चेतना को बताता है, इतिहास में हमारा हम लोग ऐसे थे, ये सारी चीजें बताता है। तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ने का दृष्टिकोण कौन बताता है, ये कह सकते हो भाई मेरे प्रगतिवाद बता। प्रगतिवाद की दूसरी जो अंतर्वस्तु है सामाजिक यथार्थ, यानी समाज की यथार्थ को अगर लिखा गया तो भाई मेरे प्रगतिवाद को लिखा गया। प्रगतिवाद में आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कविताएं यानी वर्ग चेतना प्रधान, यानी वहां पर समाज को जगाने की बात है, यानी सामाजिक यथार्थ, समाज में किसान की जो सच्चाई है, समाज में मजदूर की जो सच्चाई है, उस किसान और मजदूरों की सच्चाई को कह सकते हो कब लिखा गया, इस प्रगतिवाद में लिखा जा रहा था। यानी जो किसानों की सच्चाई है, जो मजदूरों की सच्चाई है, उन किसानों और मजदूरों की सच्चाई और यथार्थ को कब लिखा गया भाई मेरे, इस प्रगतिवाद के समय सामाजिक यथार्थ दृष्टिकोण में कहा गया है। ठीक है, नागार्जुन यदि दुखरन झा जैसी प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतनभोगी हेडमास्टर का यथार्थ चित्र अंकित करते हैं तो सामाजिक विषमता को भी दिखाते हैं। यानी इस समय के जो कवि हैं, लेखक हैं, वो किस प्रकार से समाज की समस्या है, टीचर की समस्या, स्टूडेंट की समस्या, किसानों की समस्या है, यानी कह सकते इस समय समस्या प्रधान, यानी समाज की जो सच्चाई है उस समय कह सकते इस समय के जो प्रगतिवाद की कवि हैं, इन प्रगतिवाद की कवि कह सकते भाई समाज की जो सच्चाई उसको दिखाने का प्रयास किया है। अगला परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव, अगर आप देखेंगे
प्रगतिवाद के जो कवि हैं उनका लगाव किस में दिखाई देता है? उनका भाई प्रकृति के प्रति लगाव है। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, झील है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, इनके प्रति क्या है, हमें लगाव देखने को मिलता है। इसके प्रति इनमें क्या है, भारी और व्यापक लगाव है। प्रगतिवाद में प्रकृति और परिवेश के प्रति कवि का लगाव ध्यान उत्कृष्ट कराता है। बंदा की बुंदेलखंड की प्रकृति केदारनाथ अग्रवाल की कविता में रची बसी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भाई जो प्रकृति प्रेम है, वो प्रकृति प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कवियों ने इस समय से भाई प्रकृति है, पहाड़ है, झील है, झरना है, नदी है, इस प्रकार की नेचर के प्रति कह सकते हैं प्रगतिवाद के कवियों का हमें विशेष लगाव देखने को मिलता है। जीवन के प्रति सकारात्मक, ये कहने का मतलब प्रगतिवाद की कवियों ने जीवन को पॉजिटिव दिखाया है, नकारात्मक नहीं। यानी प्रगतिवाद के जो कवि हैं, प्रगतिशील कवि, जीवन को स्वीकृत के कवि हैं, वो जीवन धर्मी लगाव को यहाँ रेखांकित करने की चीज है। मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यानी प्रगतिवाद के कवि निराश नहीं है, हताश नहीं है। प्रगतिवाद की जो कवि हैं कह सकते हो एक प्रकार से क्या है, उनका एक प्रकार से निराश हताश नहीं है, उनमें निराशा का भाव बिल्कुल नहीं है। वो अंधकार, संकट, निराशा, भय से मुक्त हैं, और बल्कि वह भविष्य की महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, यानी बेहतर भविष्य की बात करते हैं, और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण है। यानी प्रगतिवाद की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जीवन है, लाइफ है, उस जीवन के प्रति क्या है, इनका ये सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता। भाई मैंने पॉजिटिव बातें करते हैं, आप समझ रहे हो? ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण। मानव संबंधों में समानता, यानी अगर आप देखो प्रगतिवाद की कवियों ने मानव के जो संबंध है उसको समान माना। भाई ना छोटा बड़ा मत मानो, और अमीर गरीब मत मानो, इस प्रकार से मत करो भैया, किसी का शोषण मत करो, सभी बराबर हैं। मानवीय संबंधों को समान बता, भाई मानव के रूप में सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। ये प्रगतिवाद की कविताओं में इसकी मूल भावना में है। क्या है, इससे स्पष्ट अर्थ देखना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम को बताता है। ठीक है, शोषक शोषित वर्ग में विभेद उपेक्षा नहीं है, पर व्यापक अर्थों में यह कहता है कि मानव के संबंधों में समान है। भाई सभी समान है, सभी बराबर है, भेदभाव की बात नहीं करता, बिना भेदभाव के उसकी बात करता है। भविष्यमुखी दृष्टि, यानी भविष्य को बेहतर तरीके से देखता है, भैया आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा, आने वाला भविष्य होगा। समाज में परिवर्तन के पक्षधर है प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का भाई समाज में परिवर्तन हो, समाज बढ़िया हो, किसानों के लिए बढ़िया हो, मजदूरों के लिए बढ़िया हो, हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा है। यानी ये लोग भविष्य के प्रति इनका क्या है, सार्थक दृष्टिकोण है, और इस समाज में परिवर्तन के पक्षधर है। प्रगतिवाद के कवि समाज परिवर्तन की कल्पना करते, भाई समाज में परिवर्तन होगा, समाज में जो बुराइयां है बुराइयां खत्म होंगी, वह वांछनीय दिशा में ही परिवर्तन की कल्पना करते हैं। कविता के लिए समक्ष माध्यम है। यानी ये प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो भविष्य के प्रति इनका क्या है कि भाई ये परिवर्तन चाहते हैं, और भविष्य के प्रति इनका सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण हम लोगों को यहाँ पर क्या है, देखने को मिलता है। तो प्रगतिवाद का जो पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आपके आ सकता है। प्रगतिवाद का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, याद रखिएगा। प्रगतिवाद की अगर हम लोग दें अव्यंजना शिल्प, अव्यंजना शिल्प मतलब इसमें कविता, इसकी रूप कैसा और इसका शिल्प कैसा। शिल्प का मतलब इसकी भाषा शैली अगर आप देखेंगे तो प्रगतिवाद में अगर आप देखें भाई अलंकारों का प्रयोग किया गया, बिंबों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, तत्सम शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, कि प्रगतिवाद की कविताओं में खूब ज्यादा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है छंदों का। इस प्रकार से प्रगतिवाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी कविताएं लिखी गई, और अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हिंदी शुद्ध में लिखी गई है, साथ में ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, इस प्रकार की भाषा में कह सकते हैं कि प्रगतिवाद में कविताएं लिखी गई हैं। तो पहले चैप्टर में जितना मैंने बताया ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि बात किए गए हैं, तो क्योंकि हम लोग पूरी किताब ही प्रगतिवाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो प्रमुख कवियों को, क्योंकि हम हर एक कवि के नाम से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रगतिवाद में, तो हमें प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं पर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है भाई प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, लेकिन आप जब पूरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कवियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम उन कवियों के बारे में जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वहां से इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वहां से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा चैप्टर है। ठीक, देखिएगा जो हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा, दूसरा चैप्टर क्या है, प्रयोगवाद और नई कविता, स्वरूप और विकास। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि,
प्रयोगवाद का स्वरूप, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रयोगवाद को लेकर, ठीक है। प्रयोगवाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस बात को आप लोग याद जरूर रखिए। जैसे प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, यहाँ रहा, ठीक है। ये आप, और दो चीज है इसमें, एक क्वेश्चन और बनेगा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसमें दो हमें पढ़ना ना, प्रयोगवाद पढ़ना है और नई कविता देखनी है। सबसे पहले हम लोग प्रयोगवाद देखेंगे, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा प्रयोगवाद। हिंदी के प्रख्यात कवि आज्ञा के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह सन 1943 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित थी। गजानन, माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर, गिरिराज कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा और स्वयं आज्ञा। जब यह संग्रह प्रकाशित हुआ तब इसमें आज्ञा को छोड़कर शेष सभी कवि प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित थे, तो कुछ सीधे सीधे अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे। आज्ञा भी प्रगतिवादियों से बहुत दूर नहीं थे। इसके बावजूद इस संग्रह में काव्य के प्रयोग की चर्चा आरंभ हुई। इस कारण से इस पुस्तक को आज्ञा द्वारा लिखित भूमिका है। आज्ञा ने तार सप्तक, या जैसे अगर आप देखेंगे ये जो कवि आज्ञा है ना, तो आज्ञा ने एक किताब लिखी थी, क्या लिखी थी जी? तार सप्तक। कवि आज्ञा ने एक किताब लिखी तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों की कविताएं थी, ठीक है, और जिसमें ज्यादातर लोग प्रगतिवाद से प्रभावित थे, ठीक है, ज्यादातर लोग। आज्ञा ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा संग्रहित कवि सभी कविताओं का प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य सत्य पर लिया, केवल अनोसी ही अपने आप को पाते हैं। वह किसी स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हुए हैं, अभी राही हैं, राही हैं। आज्ञा द्वारा इन कथनों का प्रयोगवाद और प्रगतिशीलता की चर्चा होने लगी। दूसरा सप्तक में आज्ञा द्वारा यह कहने के बावजूद प्रयोग के बाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट है, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। इस प्रकार एक धारणा बनी, प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से हुआ, यानी कह सकते प्रयोगवाद का जो आरंभ तार सप्तक। सन 1947 में आज्ञा के संपादक में प्रतीक नामक, यानी जो आज्ञा है कवि हैं, इनके जी संपादन में एक नई कविता, एक और लिखा गया साहित्य जिसका नाम प्रतीक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कविताओं को प्रयोगवादी कहा जाने लगा। यानी आज्ञा के संपादन में, ठीक है, नई कविताओं का यानी एक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसमें जो कविताएं छपती थी उनको प्रयोगवादी कहा जाने लगा। इसके बाद से लगातार प्रयोगवाद की चर्चा हो रही है। यदि आज्ञा ने दूसरा सप्तक 1951 की भूमि में प्रयोगवाद के इनकार किया, इसके बावजूद उन्होंने इस शब्द को बढ़ा। इस प्रकार प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक 1943 से नहीं बल्कि प्रतीक 1947 के प्रकाशन के बाद माना जाता है, ठीक है। वैसे भी 1946-47 से पहले प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील कवियों के बीच वैसी खाई नहीं थी जैसे बाद में देखी गई। अब हम लोग बात करेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या संबंध है, देखिएगा, ठीक है। प्रतीक 1947 में कह सकते एक उन्होंने भाई पत्रिका शुरू की, मैगजीन, किसने? आज्ञा ने शुरू की। कवि का नाम क्या? आज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाशन के समय प्रगतिशील कहे जाने वाले कवियों को दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। नेमीचंद जैन, प्रभाकर, नरेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा माथुर आदि कुछ ऐसे कवि ही प्रगतिशील कवि थे। इन कवियों की प्रक्रिया में प्रगतिवाद पे 2 आरोप लगे। एक तो यह कि प्रगतिवाद साहित्य में संकीर्णवादी आंदोलन है जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उन्हें खासे विचार में घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगा कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप वाला काला पक्ष को उपेक्षित करता है। यानी कहने का मतलब है कि भाई मेरे, जो प्रगतिवाद के जो कवि थे वही आगे चल करके कह सकते हो प्रयोगवाद के कवि बने। प्रयोगवाद में कौन कौन से कवि हैं, याद रखिएगा। प्रयोगवाद के कवि हैं जी नेमीचंद जैन, प्रभाकर, नरेंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा माथुर, ये सब क्या हैं? ये प्रयोगवाद की कवि बने। क्या प्रगतिवाद के आगे क्या शुरू हुआ? प्रयोगवाद।
और प्रयोगवाद कब शुरू हुआ? 1947 में जाकर के माना जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रगतिवाद के बाद कौन सा वाद आया है? प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद का मतलब क्या कि जब नई नई चीजों का प्रयोग पर कविताएं लिखी जाए, नए नए एक्सपेरिमेंट जब किए गए, प्रयोग पर कह सकते हो जो कविताएं लिखी गई उनको हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रयोगवाद कह रहे हैं। क्या जी? प्रयोगवाद है। अब समझ रहे हैं? अब देखिएगा प्रयोगवाद का स्वरूप क्या देखिएगा। तार सप्तक की भूमिका में आज्ञा के काव्य का विषय माना गया, यानी जब भाई आज्ञा ने तार सप्तक लिखी तो वहीं से कह सकते हैं प्रयोगवाद की शुरुआत माना जाता है। उनके कथन से ही काव्य का प्रयोग आगे की चर्चा बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रगतिवादी काव्य से भिन्न कविताओं को प्रयोगवादी कहा जाने लगा। यानी जो तार सप्तक जो तार सप्तक है उससे कह सकते हो भाई मेरे एक प्रकार से जो प्रयोगवादी थे उनको प्रयोगवादी कहा जाए, प्रगतिवादियों को प्रयोगवादी कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन इससे यह नहीं समझ जाना चाहिए कि प्रयोगवादी कभी केवल प्रगतिशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। काव्य में कला पक्ष और रूप पक्ष पर बल देते हुए प्रयोगवाद सिर्फ काव्य में कलावादी आंदोलन नहीं बल्कि इससे अधिक ये कला के क्षेत्र में नए विचारों और मतों का वाहक है। यानी कह सकते हैं कि भाई मेरे कि जब साहित्य में नए विचार और नई चीजें आने लगी उन्हीं को हम प्रयोगवाद बोलते हैं। प्रयोगवाद कब है? कि जब कविताओं में या जब साहित्य में नए विचार आए, नए मत आए, नए कला के क्षेत्र आए, हम उसको प्रयोगवाद करें। जब कविताओं में जब नई नई कविताओं का प्रयोग में क्या है? नए नए विचारों का आना, नए नए मतों का आना, नए नए कलाओं का आना ही क्या है? प्रयोगवाद है। ठीक है, प्रगतिवाद के बाद क्या भाई? प्रयोगवाद। अब हम लोग बात करेंगे प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो प्रयोगवाद की पहली जो प्रमुख प्रवृत्ति है, भी प्रयोगवादी जो कविताएं हैं उसकी एक प्रकार से प्रमुख प्रवृत्ति को आप विशेषता भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद की पहली प्रवृत्ति यह है कि विचारधारा से मुक्ति, यानी प्रयोगवाद में कवियों ने किसी विचारधारा का समर्थन नहीं किया है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यानी वो एक प्रकार से अगर आप लोग कह सकते हो कि वो एक प्रकार से साम्यवादी नहीं या ये समाजवादी नहीं है। ठीक है, क्या है कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो किसी विचारधारा से नहीं है, प्रयोग यानी वो मुक्त हैं और वो क्या एक प्रकार से प्रयोग नई नई कविताओं को लिखते हैं। विचारधारा से मुक्त कवियों का जो कविताएं लिखी गई वो प्रयोगवाद की पहली विशेषता है। यानी इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये किसी विचार पर नहीं चलते हैं, कि इनका कोई दर्शन नहीं है या किसी को मानते नहीं, इस प्रकार की कोई ये अलग है। ठीक है, इसलिए सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, यानी प्रयोगवाद के कवियों ने हमेशा भैया सत्य के लिए नए नए प्रयोग किए, सत्य को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, यथार्थ को जानने के लिए कह सकते हो कि प्रयोगवाद के कवियों ने हमेशा नई नई कविताओं की रचनाएं की, नए सत्य को जानने के लिए नई नई कविताओं का प्रयोग किया। यानी इनको सत्य यानी सत्य के लिए निरंतर प्रयोग किए जा रहे थे प्रयोगवाद में। नई नई कह सकते हो कि कविताओं को लिखा जाता, नई नई जो पोयम थी, जो नई नई पोएट्री थी, उन पोयम को कह सकते हो कि यहाँ पर नई नई पोएमें जो थी, नई नई जो पोएट्रियां थी, उनको कह सकते हो कि इन कवियों ने लिखा है। सत्य के लिए निरंतर प्रयोग कर रहे थे, यानी नई नई कविताओं का प्रयोग किया जाता था। आप समझ रहे हैं? व्यक्तिवाद, अगर आप देखेंगे तो प्रयोगवाद के कवियों ने व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल दिया। व्यक्तिवाद यानी इसमें कवि अपने बारे में बहुत ज्यादा लिखता। अगर हम लोग व्यक्तिवाद की यानी प्रयोगवाद में जो कविताएं लिखी जाती उसमें कवियों ने व्यक्तिवाद पर ज्यादा, व्यक्तिवाद का मतलब होता है कवि जब अपने बारे में ज्यादा जिक्र करता है, कवि जब अपने बारे में ज्यादा लिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? व्यक्तिवाद कहा जाता है। क्या इसमें व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा रहा? किसमें? प्रयोगवाद में। यानी इसमें व्यक्ति अपने बारे में जो कवि है वह ज्यादा वर्णन कर रहा है। जैसे बताएगा कि मैं, यानी कविता को लिखते लिखते वो अपनी चर्चा भी करने लगता, अपनी बातें भी करने लगता है। इस प्रकार से कह सकते हो, आप समझ रहे हो? यथार्थ यानी कह सकते हो कि भाई प्रयोगवाद के कवियों ने यथार्थ यानी जो सच्चाई थी, जो समाज की सच्चाई थी, जो किसान की सच्चाई थी, जो मजदूर की सच्चाई थी, जो अंग्रेजी शासन की सच्चाई थी और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की जो सच्चाई थी, यानी यथार्थ दृष्टि, यानी यथार्थ यानी सच्चाई को इन्होंने लिखा। आप समझ रहे हैं? यानी प्रयोगवाद के कवियों ने यथार्थ को लिखा, ये नहीं बनावटी नहीं लिखा, काल्पनिक नहीं लिखा। ठीक है, ये है। नारी चित्रण भी इन्होंने किया, बिल्कुल सच्चाई के साथ किया, नारियों का जिक्र किया, ये भी है।
प्रयोगवाद के कवियों ने मारियों को लेकर के महिलाओं का चित्रण कर सकते हैं। यहाँ कई सारे कवियों ने किया, जिसमें नामवर सिंह का नाम क्या है, किसका जी, नामवर सिंह। नामवर सिंह एक कवि हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है। यथार्थ दृष्टि यानी बिल्कुल यथार्थ, जो सच्चाई, जो रियलिटी है भाई, यानी सच्चाई को लिखा, ठीक है, जमीनी हकीकत को आप लोग कह सकते हैं कि ये रहा। ये क्या, प्रयोगवाद पर, प्रयोगवाद की विशेषता है। अगला हम बात करेंगे, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो रहना है नई कविता, ठीक है, शायद नई कविता ही अगला जो हम लोगों को देखना है ना। हाँ, नई कविता। देखो, नई कविता की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। नई कविता का आरंभ कब हुआ, इसके बारे में स्वयं नई कविता के कवि भी आपस में सहमत नहीं। कहने का मतलब भाई, नई कविता जो है उसका आरंभ कब से हुआ, इसको, इसमें कोई सहमत नहीं, सब अलग अलग बताते हैं, यानी इसका कोई एक विचार नहीं है कि भाई ये शुरुआत नई कविता कब से शुरू हुई। कुछ कवि आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग काव्य धारा मानते। कई सारे लोग जो हैं भाई मेरे, प्रयोगवाद को और नई कविता को अलग अलग मानते हैं, जबकि कुछ प्रयोगवाद के विकास को नहीं करते। यानी कुछ लोगों का भैया जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का जब विकास हुआ वही नई कविता है। दूसरा, सप्तक, जब सप्तक 1951 में प्रकाशित होती है, तब से कह सकते हैं नई कविता की चर्चा आरंभ हुई। कई कवि आलोचक दूसरा सप्तक को नई कविता का प्रकाश बिंदु मानते, यानी भाई मेरे जो प्रयोगवाद का विकासात्मक रूप है वही क्या है, वही नई कविता है। क्या जी, वैसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नई कविता कह रहे हैं, ठीक है। नई कविता के उदय पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना चाहिए 1947 में उत्पन्न काव्य विचारधारा 1954-55 तक आते आते विलुप्त होने क्यों लगी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की धारा बहुत दूर तक न चल सकी, जिस कारण से स्पष्ट करते हुए समीक्षक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, कुल मिलाकर के प्रयोगवाद ने अधिक बल कविताओं के शिल्प विधान पर दिया। यानी भाई मेरे जो प्रयोगवाद था, प्रयोगवाद ही आगे चल करके जो है वो नई कविता कहला, ठीक है, क्या है, प्रयोगवाद ही आगे चल करके, ठीक है, नई कविता हम लोग इसको कह रहे हैं। देखो, नई कविता का अर्थ क्या है, नई कविता का अर्थ होता है जब नई नई नए नए मुद्दों पर, नए नए चीजों पर कविताओं को जब लिखा गया। कोई नई कविता के समय कह सकते हैं हमारा देश आजाद हो गया है, तो नई पृष्ठभूमि है, नया देश है, नया विचार है, नई नई सारी चीजें हैं, तो उसमें कह सकते हो कि ये नई कविता वहां पर आई है, ठीक है, क्योंकि हमें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नई कविता जिस कहा जा चुका द्वितीय विश्व के बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय परिस्थितियों प्रभावित था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जब आजाद हुआ, उस समय आप लोग कहते हैं कि नई कविता का लेखन शुरू हुआ। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, तो नई कविता की विशेषता भी आप लोग कह सकते हो। नई कविता की पहली विशेषता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी नई कविता जो लिखी जा रही थी उसमें क्या भाई मेरे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था भाई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर बहुत ज्यादा इन लोगों ने बल दिया, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इन लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिस, यानी कविता में कवि की स्वतंत्रता की ये लोग बात करते हैं। अगर आप देखेंगे नई कविता में आस्था और अनास्था का, भाई कुछ लोगों में आस्था है भगवान के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, और कई लोगों में आस्था नहीं, तो आस्था और अनास्था को लेकर के काफी कविताओं का लेखन कर सकते हो नई कविता, जैसे विचारधाराओं का, रूढ़ियों का, झूठी अवस्थाओं का विरोध किया गया, जैसे भूत प्रेत, झाड़ फूंक, इनका कह सकते हैं एक प्रकार से नई कविता में विरोध किया गया है, यानी इन चीजों को नहीं माना गया है। समझ रहे हो, नई कविता में आस्था और अनास्था का बड़ा जिक्र है, ठीक है। औद्योगिक सभ्यता, यानी उस समय भाई देश आजाद हो गया था, तो नई नई सभ्यता आ रही थी, नई नई संस्कृति आ रही थी, बड़े बड़े नगर बन रहे थे। इस प्रकार से हमारे पारिवारिक ढांचे हो, सामाजिक संबंध हो, जीवन के मूल्य, उनमें परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रकार से यानी औद्योगिक सभ्यता को कह सकते हो कि नई कविता में हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी जो नए नए उद्योग धंधे लग रहे थे, नए नए मशीनें आ रही थी, इस प्रकार से चीजों को कह सकते हैं नई कविता में लिखा गया या संवारा गया। अनुभूति परकता, नई कविता में अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया। आज्ञा यह मानते हैं कि संसार की अनुभूतियों और घटनाओं को साहित्यकार के लिए
जिससे वह प्रतिमा बना था, यानी नई अनुभूति थी। यानी कह सकते हैं नई कविता में कवियों को एक बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया देश आ जाता, उनको नई अनुभूति यानी अंदर से एक प्रकार से भाई मेरे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, ठीक है? क्योंकि अब एक नई पृष्ठभूमि थी, नई परिस्थिति थी। उस नई परिस्थितियों में कह सकते हैं कि कवि जो है बहुत ज़्यादा सौंदर्य के साथ, बहुत सुंदरता के साथ और अपने मन से कह सकते हो कि उन्होंने, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर नई कविता करें। नई कविता का भाई स्वतंत्र भारत में जो कवि लिख रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, बिल्कुल आजाद होकर के, कह सकते हैं एक प्रकार से नए विचारों के साथ ये लोग लिख रहे हैं ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रकृति प्रेम, नई कविता के कवियों में अगर आप देखें भैया प्रकृति के प्रति इनका बहुत प्रेम है। अगर आप देखेंगे तो झील, नदी, पहाड़, झरना, इन चीजों के प्रति इनका प्रेम दिखाई देगा। यानी इनकी कविताओं में झील के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, इन चीजों के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन कवियों ने बहुत ज्यादा प्रकृति संबंधित कविताएं प्राय सभी कवियों ने, अगर आप देखो प्रकृति को लेकर के तो भाई हर बार लिखा गया। लेकिन कह सकते हो कि जो ये नई नई कविता है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रकृति प्रेम पर कवियों ने काफी कुछ लिखा है, ठीक है? तो एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक तो भाई प्रयोगवाद और दूसरा इसमें टॉपिक था हमारा नई कविता। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको करके जाना और इसको आपको क्या है छोड़ करके नहीं जाना।